हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप रेगुलर तौर पर मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे और आपको एनसीईआरटी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम अपनी एनसीईआरटी के सीरीज में देख रहे हैं नए राजा और उनके राज्य, जो क्लास 7 का चैप्टर 2 है। इससे पहले हम क्लास 6 जो है क्लास 6 की हिस्ट्री खत्म करा चुके हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने अपने इस चैनल पे बना दी है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं और चैप्टर 1 को भी आप 7th क्लास के इसके पीछे जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और मैं अपने पूरे एनर्जी से आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी बहुत अच्छा है और एनसीईआरटी को पढ़ के ही आप काफ़ी एग्जामों में और काफ़ी जगह अच्छा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर की, नए राजा और उनके राज्य को। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मतलब 7वीं शताब्दी के बाद ऐसा एक युग आया जब कई सारे क्षत्रिय राज्यों का उदय स्टार्ट हो गया। ठीक है, और एक ये चित्र दिया है, मानचित्र एक दिया हुआ है, इसमें कई सारे राजवंश को दिखाया गया है जिसमें इनके बॉर्डर को शो किया गया है। ये बॉर्डर है किसका? गुज्जर प्रतिहार का। ये वाला बॉर्डर किसका है? ये है पाल वंश का। और ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं ये राष्ट्रकूट राजवंश का क्या है? बॉर्डर है। एक क्षेत्र में आपको दिखाना चाहूंगा जिसका नाम है कन्नौज। क्या? कन्नौज। इस कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। त्रिपक्षीय युद्ध इस कन्नौज पर अधिकार के लिए ही हुआ था और इस कन्नौज पर अधिकार के लिए जो त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा था वो इन तीनों ने ही लड़ा था। गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने ही त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा था। ठीक है, ये चोल वंश है जो दक्षिणी भारत में स्थित था। इसको भी देखेंगे आगे हम। ठीक, तो देखते हैं आगे का देखते हैं। नए राजवंशों का उदय। तो 7वीं शताब्दी आते आते जो सबसे बड़ी घटना देखने के लिए मिलती है वो मिलती है कि इस समय बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आए थे और राजा क्या करते थे, उन्हें अपने सामंत के रूप में मान्यता देते और मातहत के रूप में मान्यता दिया करते थे। उनसे उम्मीद थी कि वे राजा के लिए क्या लाएं? उपहार लेके आए। कौन? सामंत राजा के लिए उपहार लेके आए, ये उनसे उम्मीद की जाती थी। किससे? सामंतों से। ठीक, और उनके हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता भी दें। यानी सामंतों से उम्मीद क्या थी कि वे राजा के लिए उपहार लाएं, हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता दें। कौन? सामंत। किसको? राजा को। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते। इस तरह एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। जो राष्ट्रकूट थे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जो राष्ट्रकूट जो थे वे चालुक्यों के क्या थे? सामंत थे। राष्ट्रकूट चालुक्यों के सामंत थे और राष्ट्रकूट का ही एक बंदा था जिसका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग नाम था। इसने क्या किया? चालुक्य स्वामी से अपनी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया कि मैं आपका अधीन नहीं हूं, और उसने स्वतंत्र होने का दावा किया और उसे हरा दिया। उस टाइम पे तो आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रकूटों का जो संस्थापक था वो कौन था? दंती दुर्ग। ठीक, उसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी करवाया। चालुक्य को से हटकर उसने एक अनुष्ठान करवाया हिरण्यगर्भ का। यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता। यह माना जाता था कि इससे याजक यानी जो यज्ञ करवा रहा है, जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी अगर ब्राह्मण चाहे तो यज्ञ अनुष्ठान द्वारा जो क्षत्रिय नहीं है उसे भी क्षत्रियता के रूप में स्थान देता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, ये कौन? उन्होंने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में
अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। जो गुज्जर प्रतिहार का आप क्षेत्र देखते हैं, यहाँ आपको क्षेत्र दिखाया था मैंने गुज्जर प्रतिहार का, इसका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र राजस्थान वाला क्षेत्र या आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, इसमें गुज्जर प्रतिहार कायम रहे थे। ठीक, ये चित्र दिया हुआ है एक, आप देख पा रहे होंगे नरसिम्हम अवतार का, जिसमें श्री विष्णु ने सिंह और मनुष्य का अवतार लिया था। ठीक, ये एलोरा की गुफा में है, गुफा नंबर 15 में। एलोरा की गुफा की सबसे बड़ी खासियत है, एक तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और उसकी सबसे बड़ी खासियत यह हिंदू, जैन और बुद्धा तीनों से रिलेटेड मूर्तियां यहाँ पे पाई गई हैं। और ये जो कलाकृति आप देख रहे हैं नरसिम्हा अवतार की, ये राष्ट्रकूट काल की मानी जाती है। राज्यों में प्रशासन, इन नए राज्यों में से कईयों ने महाधिराज यानी राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तीनों भुवनों का स्वामी, इतना बड़े बड़े उपाधि ये लिया करते थे राजा। और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, किसने? राजाओं ने। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपने सत्ता की साझेदारी करते। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। यानी किसानों से कहा जाता था कि आप अपने उत्पादन का एक हिस्सा हमें दीजिए, और अगर यदि वो नहीं मानते तो उन्हें बाध्य भी किया जाता, यानी जबरन भी उनसे वसूला जाता रहा था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, यानी कर व्यापारियों से भी लिया जाता था, और किसानों से भी, पशुपालकों से भी, कारीगरों से भी। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेख है वेट्टी। अब ध्यान रखना, वेट्टी, वेट्टी क्या है? एक टैक्स है, एक कर है, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता। वेट्टी जो श्रम है वो नगद की बजाय श्रम के रूप में लिया जाता। यह आपको ध्यान रखना है, आपसे एक वर्ड में पूछा जा सकता है वेट्टी क्या है। यानी जबरन श्रम और कदमाई, यानी कि भूस्वामी भू राजस्व थे। मकान का छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। क्या क्या कर लगाते थे? खजूर के पेड़ पर चढ़ जाओगे तो आपको कर देना पड़ेगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनाते, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में इस्तेमाल होते। संसाधन उन योद्धाओं को लड़ने में भी इस्तेमाल होते जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों का प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। यानी इन ये जो कर टैक्स वसूला जाता था, इसका इस्तेमाल कई जगह पे किया जाता था, जैसे मंदिर बनवाने में, राज्य व्यवस्था चलाने में, सैनिकों को लड़ने के लिए जो संसाधनों की जरूरत थी उसमें, इत्यादि जगह इन करों का उपयोग किया जाता रहा था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते। कई बार, यानी हमेशा नहीं, कहीं केवल आ जाए तो आप उसको गलत काट देंगे। ठीक है। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों के बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से हमने इसको क्लियर किया था। जैसे समुद्रगुप्त ने एक अपनी प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक, समुद्रगुप्त ने अपनी एक प्रशस्ति लिखवाई थी, उसके बारे में पढ़ा था, तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो क्लास 6 है वो हमारे प्राचीन भारत से ज़्यादा संबंधित है, तो उसको पढ़ने से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा।
ठीक है, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे और आप सबसे पहले इसको देख सकें। जो शब्द समानतः सत्य भी नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर सूरवीर, प्रशस्तियों पे लिखा है सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपाधियां। नागभट्ट कौन था? नागभट्ट कौन था बताओ? कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। अपने पिछले साल आपने जो है पिछले साल गुप्त शासकों की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा था। समुद्रगुप्त की एक पढ़ा था आपने जो, ठीक है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट कौन था? गुर्जर प्रतिहार से संबंधित रहा था, के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सैंधव, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग यानी उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उसके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को पराजित किया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात यानी वनवासी, तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। यानी प्रशस्तियों में राजा की युद्धों में जीत का, राजा की प्रशंसा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते हैं जो भूमि पाने वाले को दिए जाते हैं। ये ताम्रपत्र के कुछ अभिलेख हैं। इस पे आप एक मुहर देख सकते हैं। ये राज्य मुहर है जो प्रमाणित करता है कि ये सत्य है। ये प्रमाण है कि ये जो है ये सही है और ये राज्य घराने से रिलेटेड रहा होगा जिसमें ब्राह्मणों को अनुदान देने के बारे में इस ताम्रपत्रों में लिखा गया है। ठीक है। ये तमिल में लिखा गया है और थोड़ा संस्कृत में लिखा गया है। ठीक। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। यानी जो ताम्रपत्र पे लिखा है उसे यहाँ पे एक अंश को दिखाया गया है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बागीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बांबी, चाबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी मालों पर बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उससे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। यानी इस एक से ये चीज कंफर्म होती है कि जो राजा अनुदान दिया करते थे वे जिसको अनुदान देते थे वो अनुदान लेने वाला इस जगह पर ये सारे काम करवा सकता था। ठीक है। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना हुई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कल्हड़, इसके रचनाकार कौन थे? कश्मीर के बारे में जिन्होंने लिखा उनका नाम था कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा लिखा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। यानी कल्हड़ ने प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत दोनों का ही इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह
अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। यानी कल्हड़ ने राजाओं की प्रशंसा ना करते हुए उनका आलोचनात्मक वर्णन भी अपने इस ग्रंथ में किया है। ठीक है, और कल्हड़ ने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों स्रोतों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। धन के लिए युद्ध, युद्ध मैक्सिमम किसके लिए किए जाते थे उस टाइम पे? पैसों के लिए, धन के लिए। आपने गौर किया होगा, इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्रों विशेष था, वे दूसरों क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप में वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज। कन्नौज मैंने आपको शुरू में ही मैप में दिखाया था, जहां पे त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जैसा कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया कर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, इसलिए जब वे एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको इस लेक्चर से जुड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। किसने? महमूद ने। और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और महाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, उनसे जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो सोमनाथ मंदिर पर जो हमला करने वाला आदमी था वो कौन था? सुल्तान महमूद। वो कहाँ का था? गजनी का था। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानता था और उसने अल बेरेनू नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम दिया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद। किताब अल हिंद किसने लिखी थी? अल बेरेनू ने लिखी थी। और इसको ये काम किसने सौंपा था? तो गजनी के सुल्तान ने, महमूद गजनी ने ये काम इसको सौंपा था। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरेनू ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम के उत्तर प्रदेश के गहलवाड़ों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने 1168 से 1992 तक राज्य किया, जिससे सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। इसने 1191 में तराई के प्रथम युद्ध में अफगान शासक मोहम्मद गौरी को हराया था। कौन से युद्ध में? तराई के प्रथम युद्ध में, तराई फर्स्ट वॉर में इसने हरा दिया था। किसको? मोहम्मद गौरी को। लेकिन तराई के दूसरा ही युद्ध हुआ 1992 में और पृथ्वीराज चौहान हार गए। यानी तराई का सेकेंड वॉर जो हुआ था वो 1992 में हुआ था, सॉरी 1192 में हुआ था। और तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में। 1191 में पृथ्वीराज जीत जाते हैं और 92 में हार जाते हैं। चोल राज्य, नजदीक से एक नजर। तराई के जो प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें लड़ाई किससे हुई थी? मोहम्मद गौरी से। ठीक है, चोल राज्य को देखते हैं। चोल राज्य को इस मैप में दिखाया गया है, इस मैप को समझते हैं। ये जो मैप का जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये चोलों का बॉर्डर है। ठीक है,
इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? ये चोल साम्राज्य है, गंगावदी, बनावसी, तुंगभद्रा नदी के पास जो है, नीलामवदी, काकतीय, दक्षिणी कलिंग, वेंगी, कोच्चि, उर्रे, मदुराई, पांडियन, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक, ये जो बॉर्डर है ये कोई निश्चित बॉर्डर नहीं था, इसमें परिवर्तन हो सकता था। ठीक है, क्योंकि राज्य जीतते थे, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, तो राज्य तो इसके बॉर्डर में परिवर्तन किया जा सकता था। उर्रेरियू से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया, इसको देखते हैं। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महात्म थे। देखो ये भी क्या थे, कांचीपुरम के जो पल्लव थे उनके सामंत रहा करते थे। क्या थे? सामंत थे। उरैर के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयपाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया। वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी के मंदिर बनवाया। विजयपाल के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाके को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों के रूप में बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा मान लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल राज माना जाता है, चोल शासक माना जाता है, 1985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगा, ये जो देखना गंगईकोंड चोलपुरम, ये किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनाया था। बड़े मंदिरों की स्थापना और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा बनाई गई भूमि से भी संपन्न हो गए। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वहन करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। ये चोल काल का एक मंदिर है, इसका नाम क्या है? गंगईकोंड चोलपुरम। कितना भव्य मंदिर है, विमान के तौर पर बनाया गया है इसको। देखो कितना अच्छा इसका विमान है ऊपर से। ये एक नर्तकी है, कांस्य की नर्तकी बनाई गई है, ये भी चोल काल की ही है। ठीक है, चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। ठीक, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए
तटबंध बनाए जाते और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती। ये जो चोल काल की कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये क्या आपको आधुनिक भारत में दिखाई नहीं देती? आज के भारत में भी ये काम किए जाते हैं। ठीक है, पानी को रोकने के लिए डेल्टाएं बनाई जाती हैं और एक साथ 2 फसलों को उगाया जाता है, जिससे भूमि की क्या बनी रहे, उपजाऊता बनी रहे और भूमि में एक साथ कई सारे फसल उगाए जा सकें। ये चोल काल की एक प्रतिमा है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एक जलद्वार है। क्या है ये? जलद्वार है, तमिलनाडु में। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाया गया। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम, संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती, किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ठीक है, सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के लिए नाडु, गांवों के लिए किसका प्रयोग होता था? नाडु के लिए, समृद्ध गांवों के लिए। किसके लिए? समृद्ध गांवों के लिए नाडु शब्द का प्रयोग किया जाता। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनसे कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में भूवेंद्र वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरयार जैसी उपाधियां दी। उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख है। कोटियां कौन कौन थी? विल्लल गवई, गैर ब्राह्मण किसानों को भूस्वामी। ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग, किसान किसी विद्यालय में रखरखाव के लिए भूमि। देवदान, तिरुमुट्टकनी, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्ली चंद्रम, जैन संसाधनों को दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान ब्राह्मणदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी, दक्षिणी भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्राह्मणों की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरे दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों का संघ अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करता। तमिलनाडु के एक चिंगलुपट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सुविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती। इनमें सदस्यता के लिए लोग योग्य होते। उनमें नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते और मिट्टी के बर्तन पर रख दिए जाते और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोग को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। यानी इस सदस्यता के लिए, किसकी? सभा की सदस्यता के लिए उनको अपना घर होना चाहिए। वो भूस्वामी होने चाहिए।
उम्र 35 से 70 होनी चाहिए, जैसे आज के मंत्रियों के लिए निर्धारित किया गया है। वे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उनके पास वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार भी होने चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव लड़ सकता है। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरी या पूर्णम का एक उदाहरण, अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाए एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बारे में मानते हैं। लोगों का एक छोटा सा पुरावा था जिसमें ओछ किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पेटियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंड के रूप में घूमते रहते। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते हुए छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। मारुदू पेड़ की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लगे हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थीं। लाल कलगी वाले मुर्गे ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलियार पुलाया या बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कूटती लहरदार बोली वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांची वृक्ष की छाया में फैलती थी। ये क्या था? ये एक तमिल कृति थी, ठीक है, और उस कृति में इस प्रकार के वाक्य लिखे हुए थे। ठीक, तांग वंश का युग, यानी चीन के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है अन्य तथ्यों में, जो एनसीईआरटी के चैप्टर खत्म होने के बाद बार बार आपको दिया जाता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो आपको जानना चाहिए। चीन के तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं सदी से 10वीं सदी तक चला। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं की किन किन मायनों से भिन्न थी, यह आपको तुलना करनी है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर पढ़ना है और इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं आपको, और जो क्वेश्चन है इनका उत्तर आपको 100 वर्डों में देना है, ठीक है। और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि उत्तर आप अवश्य दें, तभी आपको इस चैप्टर पढ़ने का कोई बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये जो कुछ शब्द हैं इनके बारे में भी आप लिखेंगे, 50-50 वर्ड में इनके बारे में लिखेंगे, ठीक है। और तमिल क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था का विकास किस तरह हुआ, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको ले चलेंगे दिल्ली के सुल्तानों की तरफ, ठीक है। उससे पहले आप इस चैप्टर को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी समय पर प्राप्त हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, धन्यवाद।